नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये 69 बीपीएससी का पेपर है। जरा साइंस के सवालों को देखें किस प्रकार से पूछा गया है। आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग साइंस के जनरल साइंस के यूपीएससी पीवाईक्यू करेंगे और इसी प्रकार के सवालों को करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या सवाल पूछा है कि 5G मोबाइल संचार नेटवर्क के द्वारा हम क्या क्या करने में सक्षम हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सवाल आपको लग रहा होगा, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, यानी कि अनुप्रयोग पूछे गए हैं आपसे। विज्ञान का ये सवाल है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का इसके पश्चात है। विज्ञान का सवाल अलग है और विज्ञान प्रौद्योगिकी अलग है। मैं दोनों करवाऊंगा आपको। विज्ञान अगले 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, उसके पश्चात विज्ञान प्रौद्योगिकी हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है, ये भी अनुप्रयोग आधारित सवाल है। ये भी आपको बिल्कुल थ्योरी दिखेगा, बिल्कुल ही कठिन वाला थ्योरी सवाल। तो बायोलॉजी में जो सवाल पूछे जाते हैं अक्सर वो डीप फैक्ट होते हैं, बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जबकि क्या होते हैं तो उसमें आपको अनुप्रयोग आधारित सवाल पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके साइंस के जो यूपीएससी पीवाईक्यू आए हैं उन सभी को पढ़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि इस प्रकार के सवाल दिखते हैं आपको फिजिक्स का या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के, वो पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तापमान, जिस तापमान पर पकाया जाता है वह मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, घटना चक्र एमसीक्यू का बुक उठाइएगा, उसमें चैप्टर होगा प्रेशर वाला, तापमान वाला। ये सवाल पहले एसएससी में पूछा गया था, ठीक है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, 2021 यूपीएससी के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा, यानी कि ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल। अगर जो प्रेशर कुकर है उसका ढक्कन का छिद्र का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसमें कम प्रेशर बन पाएगा। और तीसरा क्या है, ढक्कन का भार। अगर ढक्कन हल्का होगा तो कम प्रेशर बनेगा, कम ताप की जो आवश्यकता होगी। और अगर अधिक प्रेशर बनता है तो फिर क्या हो जाएगा, तो खाना जल्दी से पकता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ज्वाला का तापमान पर निर्भर नहीं करता है। सही से सवालों को पढ़ेंगे, ये डेली यूज के सवाल हैं जो आपके लाइफ में डेली आप यूज करते होंगे, उससे सवाल पूछा गया है ये। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका आंसर हो जाए। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। प्रेशर यह कम समय के भीतर लंबी ब्रेजिंग के प्रभाव का अनुकरण करता है। कोई भी भोजन जिसे भाप या पानी आधारित तरल पदार्थों पकाया जा सकता है उसे प्रेशर कुकर में पकाया जा सकता है। बड़े छेद से बाहर जाने वाली भाप में वृद्धि होगी जिससे तापमान में अधिक कमी आएगी। अगर भाप जल्दी निकल जाएगा तो तापमान में कमी आ जाएगी, खाना जल्दी नहीं पक पाएगा। वहीं भाप जो है वो धीरे धीरे अगर निकलेगा तो तापमान की कम आवश्यकता पड़ेगी, तापमान जल्दी गिरेगा नहीं। ओके, अतः कथन 1 सही है। बंद कुकर के अंदर तरल पर सतह का दबाव बढ़ाकर हम खाना पकाने का तापमान बढ़ा सकते हैं। कुकर के ढक्कन के ऊपर रखे वजन को बदलकर इस दबाव को समायोजित किया जाता है। अतः कथन 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ था। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस प्रकार से भिन्न होती हैं। सोडियम बत्ती आपने देखा है क्या, सड़क पर जलते हुए पीले वाले लाइट को देखा है क्या आपने, पहले यूज़ किया जाता था, अब उसकी जगह पर एलईडी का उपयोग किया जाता है। तो पूछा गया सोडियम बत्ती के बारे में, और ये रिपीटेड सवाल है यूपीएससी में, ये दूसरी या तीसरी बार पूछा गया है। ठीक है, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। 360 डिग्री का मतलब अगर ये बल्ब लगा हुआ है तो इसके चारों तरफ निकलेगा, जबकि एलईडी में ऐसा नहीं होता है, ये कहा गया है इसमें। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, एक ही वर्ण का होता है उसका स्पेक्ट्रम, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं, कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। 3 क्वेश्चन आप 3 स्टेटमेंट दिया गया है। जो सड़क पर आप रोज़ लाइट देखते हैं, पीली वाली लाइट देखते होंगे या वाइट लाइट देखते हैं, उसी सवाल पूछा गया है। ये कौन सा इसका सही हो जाएगा, ज़रा इसका उत्तर बताइएगा। आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके हर सवाल को करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। जो एलईडी के लाइट होते हैं उनकी उपयोगिता अवधि, उनको ज़्यादा दिनों तक हम लोग उपयोग कर पाते हैं, उनको मेंटेनेंस की कम आवश्यकता पड़ती है, इसलिए दूसरा केवल गलत था, पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। हाई प्रेशर सोडियम बत्तियाँ सर्वदिशिक होती हैं, 360 डिग्री का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जबकि एलईडी में ऐसा
नहीं होता है। इसे प्रकाश का अधिक अपव्यय होता है और इसे कम कुशल बनाता है। 360 डिग्री जब इससे लाइट निकलती है तो हमें लाइट तो केवल सड़क पर ही चाहिए, नीचे की तरफ ही चाहिए, अगल बगल नहीं चाहिए। ये लाइट पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जबकि एलईडी बत्तियों में ये चीज़ नहीं होता है। हमें जहाँ पर चाहिए उसी प्रकार का लाइट हमें मिलता है। वहीं एलईडी प्रकाश दक्षता को बनाए रखते हैं। लक्षित क्षेत्र में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए 180 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। सड़क के बत्तियों के रूप में सोडियम बत्तियों की तुलना में एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अधिक होती है। इसीलिए एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अवधि सोडियम बत्तियों की तुलना में लगभग 4 गुना तक अधिक होती है। 4 गुना तक अधिक होती है। काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का प्रक्षेपण किया था। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? दरअसल में 2019 ईस्वी का ये पेपर में सवाल पूछा था। उस समय करंट अफेयर आया था कि वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की तस्वीर खींची थी, जिसके पश्चात ये सवाल उन्होंने ब्लैक होल पर आधारित एक सवाल पूछा था। देखिए क्या होता है ब्लैक होल। आकाशगंगा मौजूद कोई भी स्पेस में मौजूद एक ऐसा द्रव्य होता है जिसका डेंसिटी जो है ये अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ध्यान से सुनिएगा, डेंसिटी यानी कि घनत्व इनफाइनाइट होगा। ग्रेविटी इनफाइनाइट होता है, ग्रेविटी इनफाइनाइट होता है। मृत तारे जो हैं वो मरने के पश्चात ब्लैक होल बन जाते हैं। वैसे इसका अलग अलग थ्योरी है बनने का, उसमें से एक थ्योरी है ये। यहाँ पर ग्रेविटी अनंत होता है, घनत्व इनका अनंत होता है। ग्रेविटी अनंत होने के कारण से एस्केप वेलोसिटी, जैसे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए हमें 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चाहिए। इसको पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से ब्लैक होल से बाहर जाने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसीलिए यहाँ से प्रकाश जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है वो भी बाहर नहीं जा पाता है। इसीलिए इसको देखा नहीं जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है। इसके आसपास के वातावरण से अनुभव किया जा सकता है कि यहाँ पर ब्लैक होल मौजूद है। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि इससे क्या पता चलेगा। ब्लैक होल विलय का उन्होंने प्रेक्षण किया था, तो उससे क्या पता चलेगा कि गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ था कि ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन वो एक वेव के रूप में काम करता है। ग्रेविटेशन वेव, ग्रेविटेशन एक क्या है तो एक वेव के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक बड़ा सा चादर ले लीजिए, साइंस है तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक बड़ा सा चादर ले लीजिए आप, उसको खूब टाइट से चारों तरफ से बांध दीजिए और बीच में उसको छोड़ दीजिए। बीच में अगर आप कोई भारी चीज़ रखेंगे तो चादर इस प्रकार से दब जाता है। फिर आप कोई छोटा सा कोई बॉल लेकर घुमा सकते हो तो गोल गोल घूमने लग जाएगा। ये जो भारी चीज़ है उसके चारों तरफ घूमते घूमते जाकर इसमें गिर जाएगा। यही है ग्रेविटेशनल वेव इसको कहा जाता है। ग्रेविटेशनल वेव इसको कहा जाता है। ये दुनिया में फिजिक्स के सबसे बड़े खोजों में से एक इसको माना जाता है। हाल ही वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का परीक्षण किया। इससे गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल वेव का भी ज्ञान हुआ। इसीलिए विकल्प 20 यहाँ पर सही होगा। गुरुत्वीय तरंग समस्त ब्रह्मांड में गमन करने वाली लहरें हैं। इनके अस्तित्व का पूर्वानुमान अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा 1916 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में किया गया था। ये दरअसल में आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूव बस किया है इसने। आइंस्टाइन ने पहले ही थ्योरी दिया था कि ग्रेविटेशनल जो है एक वेव के तौर पर काम करता है, एक ये वेव के तौर पर काम करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा। भारत में भी एक लीगो प्रोजेक्ट चल रहा है। भारत में भी लीगो प्रोजेक्ट लगाया गया है ग्रेविटेशनल वेव वगैरह के अध्ययन के लिए। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। परिघटना कौन कौन सा लिखा हुआ है? प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। लाइट जो है ये ग्रेविटी के द्वारा प्रभावित होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विंकचित यानी कि वार्प करता है। इसी प्रकार के सवाल बीपीएससी में ही पूछा गया है। आप कृपया पेपर देख लीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं इरेलेवेंट करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइए इस प्रकार के सवालों को। इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए क्या है। उपयुक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षिता के सामान्य सिद्धांत के भविष्य कथन कौन कौन से हैं जिनकी प्रायः समाचार के माध्यम से विवेचना होती है? तीनों ही हैं। तीनों के लिए आइंस्टाइन ने बोला था। अगर आपने फिल्म देखा होगा इंटरस्टेलर तो उसमें दिखाया है कि ब्लैक होल का जो फोटो दिखाते हैं उसमें ब्लैक होल के चारों तरफ इस प्रकार से प्रकाश जो है मुड़ जाती है। यानी कि अत्यधिक जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहाँ पर प्रकाश जो है वो बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है।
तो ये तीनों के तीनों थ्योरी आइंस्टाइन का ही दिया हुआ था, पहले का ही। और ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ब्रह्मांड का और भी ज़्यादा विस्तार हो रहा है दिनों दिन। ऊपर जो लीगो वाला प्रोजेक्ट था उसमें भी तो यही चीज़ था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश न्यूट्रॉन तारे अथवा ब्लैक होल जैसे विशालकाय पिंडों से होकर गुजरता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। अभी मैंने बताया कि लाइट भी बेंड हो जाती है। अगर आप टॉर्च जलाएंगे तो सीधा जाता है ना, जबकि अगर हाई इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स के बगैर से उसको गुजारा जाए तो प्रकाश भी बेंड हो जाती है, प्रकाश भी बेंड हो जाती है। आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्व के ढांचे की व्याख्या करता है। इसी से ब्लैक होल का अस्तित्व का पता चलता है और ब्रह्मांड के रहस्य भी इससे खुलते हैं। आइंस्टाइन का मानना था कि डार्क एनर्जी ऐसी अनजानी ऊर्जा है जिसकी वजह से ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। डार्क एनर्जी के बारे में अभी भी अध्ययन हो ही रहा है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ अभी भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देखते हैं, जितने ग्रह, नक्षत्र, तारे और आपको उपग्रह दिखते हैं, जितना भी पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, वो सब ब्रह्मांड के 2% से भी कम है। बाकी हिस्सा जो 98% है, ये है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी है और इसका अध्ययन चल ही रहा है कि आखिरकार ये है क्या। अगला सवाल है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो सिंगुलैरिटी किसको कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि एक ब्लैक होल है, ठीक है। तो ब्लैक होल है इस प्रकार से, इसके ठीक बीच का जो भाग होता है वो इस प्रकार होता है, इसी को कहा जाता है सिंगुलैरिटी। यहाँ पर ग्रेविटेशन और डेंसिटी अनंत होता है। इसके अंदर क्या है ये हमें नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। कई सारे लोग बोलते हैं कि दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता होता है, और जिसको बोलते हैं कि अंतर ब्रह्मांडीय यात्रा कर सकते हैं आप, लेकिन क्या है ये पता नहीं। यहाँ पर सामान्य फिजिक्स के कानून लागू नहीं होते हैं। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। ये स्पेस का अध्ययन है, बस स्पेस में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन है। इसका सूर्य चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं, पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पेस का अध्ययन है दरअसल में। सिंगुलैरिटी और ये सब चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सब कभी पढ़िएगा अगर इंटरेस्ट हो तो। अगला सवाल देखिए, फिर से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। क्या पूछा गया है? OLED के बारे में। OLED का नाम तो सुना होगा आपने। OLED प्रकार का डिस्प्ले लगा हुआ है इस फोन में, है ना। कार्बनिक पदार्थ उत्सर्जी डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये कहाँ पर पढ़ते हैं आप लोग? तो 12th के फिजिक्स में पढ़ते हैं। LED वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, डायोड पढ़ा होगा आपने, LED पढ़ा होगा। तो LED है ये, ठीक है। इसी में लग गया OLED, यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय पदार्थ यानी कि डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास लेटेस्ट वाला आईफोन होगा या सैमसंग का महंगा फ़ोन होगा तो उसमें OLED स्क्रीन देते हैं। ये OLED टीवी भी आया है, जो कि क्या होता है ना, तो उसको किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिखता है और बहुत ही शानदार स्क्रीन होता है उसका। द्रव क्रिस्टल पदार्थों की तुलना में OLED प्रकाश किस प्रकार लाभकारी हैं, ये पूछा गया है आपसे। OLED प्रकाश नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविसर्जित किए जा सकते हैं। बहुत ही खराब हिंदी लिखा हुआ है। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित उपरिवेलनीय पदार्थ यानी कि रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। आपने वो डिस्प्ले देखा है जो रोल्ड अप हो जाता है, मुड़ जाता है, बिल्कुल ही उसको मोड़ सकते हैं। क्या इस प्रकार के डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं? OLED के प्रयोग से पारदर्शी पदार्थ संभव है। देखिए UPSC ने जहाँ पर भी क्लिष्ट हिंदी लिखा है वहाँ पर उसने इंग्लिश में भी उसको लिखा है, रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। क्या हो सकता है? OLED स्क्रीन आने के बाद आपने क्या क्या परिवर्तन देखे हैं? दिन भर OLED पर बैठ के रील देखते होंगे और क्या करेंगे। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है। कभी पढ़ भी लिया कीजिए, आपके पास जो फ़ोन है उसमें जो अलग अलग तकनीकें इस्तेमाल की जाती, कभी उसके बारे में पढ़ा भी कीजिए सर्च करके। तो इसमें तीनों ही चीज़ हो सकता है। OLED अभी वर्तमान में डिस्प्ले में सबसे शानदार डिस्प्ले होता है। OLED तकनीक का व्यावसायिक प्रयोग मोबाइल फ़ोन, पोर्टेबल डिजिटल मीडिया प्लेयर्स, कार, रेडियो, डिजिटल कैमरों में किया जाता है। यह रोल करने योग्य डिस्प्ले से बनता है, ऐसा डिस्प्ले जिसको आप रोल कर सकते हैं, जो कि OLED की अद्वितीय विशेषता है। OLED डिस्प्ले लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स पर निर्मित किए जा सकते हैं, यानी कि लचीला प्लास्टिक उसके ऊपर में इस डिस्प्ले को निर्मित किया जा सकता है। इसीलिए मुड़ने वाले फ़ोन जो आप देखते हैं, जो फ़ोन रहता है तुरंत में फिर टैबलेट बन जाता है, जो कि सबसे घटिया फ़ोन है। सबसे वाहियात तो वही होता है जो फोल्डेबल फ़ोन लेते हैं आजकल,
उससे घटिया होता ही नहीं कुछ जीवन में। फोल्डेबल फ़ोन कौन लेगा, वो कुछ दिनों में आपको इरिटेट करेगा वो चीज़। तो फोल्डेबल फ़ोन जो आप देखते हैं वो इसी से बनता है। कई सारे टीवी आपने देखा होगा जो बिल्कुल दीवार पर चिपक जाता है, जैसे पोस्टर चिपकाते वैसे ही चिपक जाता है। तो वो सब OLED के द्वारा ही संभव है। इसमें दरअसल प्लास्टिक का बेस होता है जिसके ऊपर में OLED स्क्रीन बनाया जाता है। OLED स्क्रीन बनाया जाता है जो इसकी अद्वितीय क्षमता है। इससे पहले ये क्षमता विद्यमान नहीं थी, इसीलिए OLED आजकल इतना ज़्यादा चर्चा में रहता है, जिसके कारण अन्य नए अनुप्रयोग के लिए लचीले कार्बनिक पदार्थ उत्सर्जन डायोड का निर्माण संभव होता है, जैसे कपड़ों से अंतः स्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले। पारदर्शी OLED उपकरण बनाने के लिए उपकरण के दोनों ओर पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी संपर्क का उपयोग किया जाता है। आपने पारदर्शी डिस्प्ले वाला भी फ़ोन देखा होगा रील वगैरह में, तो वो भी इसी प्रकार से उपयोग करके बनाया जाता है। तो कहाँ से आया है ये? चूँकि इसका बेस प्लास्टिक का बनता है, उसके ऊपर ये डिस्प्ले बनाया जाता है, इसीलिए आसानी से फोल्डेबल होता है ये। अगला सवाल है, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दरअसल में करंट का टॉपिक था 2015 का, बस इसको करंट के तौर पर हम लोग पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो संसूचक, न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। न्यूट्रिनो डिटेक्टर है ये। डार्क मैटर के अध्ययन के लिए एक शक्तिशाली दूरबीन भी है यहाँ पर, और ये बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों का तीनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। ये उस समय करंट पर आधारित है। आइस क्यूब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। बस इसको इस प्रकार भी याद रखेंगे तो भी आपका ये गलत नहीं होगा, जिससे अंटार्कटिका की जमी बर्फ दक्षिणी ध्रुव की गहराई में 2500 मीटर नीचे लगाया गया है। किस चीज़ को लेकर? तो न्यूट्रिनो का अध्ययन को लेकर। यह डार्क मैटर खोजने का प्रभावी उपकरण है। यह भौतिक प्रकृति में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो कणों के रहस्यपूर्ण उद्भव की प्रक्रियाओं का स्पष्ट करता है। न्यूट्रिनो जो कण होते हैं जो दुनिया में किसी भी माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं और पूरे स्पेस में कहीं से भी कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। ये इनको ना तो ब्लैक होल का प्रभाव पड़ता है, इनको ना तो ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है, ना इनके ऊपर टाइम का प्रभाव पड़ता है, किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी पार्टिकल को अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने न्यूट्रिनो वेधशालाओं का निर्माण किया है, दूरबीनों का निर्माण किया है अलग अलग जगहों पर। यह एक प्रकार का न्यूट्रिनो कण संसूचक है। ये कण आवेश रहित तथा न्यूनतम भार वाले होते हैं। इनमें कोई भार भी नहीं होता है, कोई आवेश भी नहीं होता। आवेश का मतलब कोई चार्ज भी नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है इन पर। न्यूट्रिनो कणों का उत्सर्जन अंतरिक्ष में तारों के विस्फोट, सूर्य में होने वाले नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, कॉस्मिक किरणों के पृथ्वी के वायुमंडल उपस्थित परमाणुओं को नाभिक से टकराने आदि से होता है। ये किस प्रकार से बनते हैं, कहाँ पर जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इसी चीज़ का अध्ययन करने के लिए इसको 2015 में चर्चा में था और उसी सवाल पूछा था। और ये कहाँ पर है? तो दक्षिणी ध्रुव पर है। अगला सवाल देखिए क्या है, सोलर शक्ति से पूछा गया है और बड़ा ही सुंदर सा सवाल है। सोलर प्लेट आपने आस पड़ोस में देखा होगा, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में विचार करना है आपको। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, जहाँ पर प्रकाश पड़ने के कारण से उस पतली सी परत से चार्ज इमिट होने लग गया था, आइंस्टाइन ने बताया था, है ना। उसी का उपयोग क्या किया जाता है यहाँ पर, जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसके आगे विद्युत जनन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सूर्य की रोशनी से ताप बनाते हैं, फिर ताप से विद्युत बनाते हैं क्या? प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा AC का जनन करती है, क्या इससे AC करंट उत्पन्न होता है? जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दृष्ट धारा DC का जनन करती है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया के द्वारा AC करंट पैदा होता है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया के द्वारा DC करंट बनता है। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। दो टेक्नोलॉजी है इसमें, एक है सोलर हीट के द्वारा और दूसरा है सोलर लाइट के द्वारा। दो तकनीकों के बारे में कंपेयर करके यहाँ पर सवाल पूछा गया है। सूर्य से जो हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं सूर्य की रोशनी से, उसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है सोलर हीट का और एक होता है सोलर लाइट का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा केवल पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सौर शक्ति उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया फोटोवोल्टिक सिस्टम सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है।
सौर तापीय प्रणाली में गर्म जल, गर्म वायु, वाष्प आदि के रूप में ताप पैदा करने में सौर विकिरणों का उपयोग कर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। सोलर कुकर आपने पढ़ा है क्या? बहुत पहले एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है। तो वो इसी प्रकार से काम करता है, वो सोलर हीट पर काम करता है। जबकि ये सोलर पैनल आप देखते हैं वो डायरेक्ट प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जबकि सोलर हीट के माध्यम से पानी गर्म किए जा सकते हैं या हीट उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्या है, प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, जो ऊर्जा के पैकेट होते हैं, एनर्जी पैकेट होते हैं। लघु तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन उच्च ऊर्जा को धारण करते हैं। वह ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होती है। यह ऊर्जा आवेशित प्लेटों पर पड़कर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। यही तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताया कि जब ये क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल पर पड़ते हैं, चार्ज प्लेट पर पड़ते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। इलेक्ट्रॉन का जैसे ही चलना शुरू होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इस प्रकार से है तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट होगा। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैट है, ये पढ़ा होगा आपने अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो 12th में। ठीक है, प्रकाश वोल्टीय प्रणाली एक सेल की भांति प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करती है। सेल एक दूसरे से जुड़कर प्रारूप का निर्माण करती है। अंत में प्रारूप की एक श्रृंखला सूर्य का प्रकाश वोल्टीय प्रणाली के लिए ईंधन का कार्य करता है। देखिए इसमें कहा गया प्रकाश वोल्टीय जो प्रक्रिया होती है उसमें डीसी धारा डायरेक्ट करंट उत्पन्न होता है, जबकि जो दूसरा होता है उसमें एसी करंट का उत्पादन होता है। ठीक है, और भारत में दोनों प्रकार के तापों का उपयोग किया जाता है। भारत में दोनों प्रकार का, सोलर रेडिएशन वाला भी और सोलर पैनल वाला भी, दोनों प्रकार का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्यों? फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा है आपने, एंगुलर मोमेंटम वगैरह पढ़ा है क्या आपने? तो बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों होता है? पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। दरअसल बॉल बेयरिंग का एक प्रकार का घूमने वाला अवयव होता है, जिसका किसी घूमने वाली वस्तु के घर्षण के स्तर को कम करने के लिए उसके पहिया और धुरी के बीच में जो संपर्क का क्षेत्र होता है उस संपर्क के क्षेत्र को घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बॉल बेयरिंग का। साइकिल में लगा होता है, बाइक में लगा होता है, कोई भी घूमने वाली चीज़ है तो उसमें बॉल बेयरिंग जैसा कुछ ना कुछ जरूर ही लगा होता है। उसमें ग्रीस वगैरह भी डलता है ताकि वो अच्छे से घूम सके, फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, फ्रिक्शन कम हो, जिससे क्या हो, हमें कम मेहनत करना पड़े। क्योंकि मशीन के घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट अधिक होती है, इसलिए यह सस्पी घर्षण बल यानी कि स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रोलिंग फोर्स में फ्रिक्शन बदल देता है। स्लाइड को रोल में बदल देता है बॉल बेयरिंग। स्लाइड को जो स्लाइड करते हैं कोई चीज़ उसको रोलिंग में बदल देता है, इसीलिए घूर्णन वहाँ पर अच्छे से हो पाता है। इसी कारण से बॉल बेयरिंग का उपयोग किसी भी घूमने वाली वस्तु में किया जाता है। सारे अनुप्रयोग आधारित ही सवाल हैं, विज्ञान का है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शब्द कठिन है यहाँ पर। उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब दिख कुछ और रहा है कुछ और वो। जैसे आपने सुना होगा मृगमारीचिका, है ना, सुना होगा आपने कि भाई रेगिस्तान में दिखता है, जगह जगह पे झील है, वहाँ पर जाओ तो कुछ नहीं होता है। तो ये भी इल्यूजन है, भ्रम है एक। गोधूलि में सूर्य का आमाप, गोधूलि क्या होता है अब यही नहीं पता होगा। गोधूलि बेला होता है, ऋग्वेदिक शब्द है ये। इसका तात्पर्य होता है शाम का वो वक्त जब गायें वापस आ रही होती हैं चर के, यानी कि बिल्कुल संध्या होने वाला है और आपको हल्की हल्की सी किरण दिख रही है, लेकिन दरअसल वहाँ पर सूर्य है नहीं, सूर्य डूब चुकी है लेकिन आपको दिख रहा है, तो भ्रम की स्थिति ही होती है। अगला है कौन सा? तो उष्ण काल में सूर्य का रंग, उषा काल में सूर्य का जो रंग होता है लाल रंग, तो भी भ्रम ही होता है, एक्चुअली में लाल रंग नहीं होता है। उसके पश्चात से क्या हो, उष्ण काल में चंद्रमा का दिखना, चंद्रमा सच में ही दिखता है, उसमें कोई भ्रम नहीं होता है। तो तीसरा आप काट सकते हैं, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 1, 2, 4 चंद्रमा सच में ही दिखता है, उसमें कोई भ्रम नहीं होता है। एक स्टेटमेंट को काट करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। आकाश में तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, दरअसल में अलग अलग माध्यमों से गुजरने के कारण उनमें क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है प्रकाश का, इसीलिए वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं आपको। आकाश में ध्रुव तारों का दिखना ये भी गलत हो जाएगा, ध्रुव तारे एक्चुअल में होते हैं, वो कोई भ्रम नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। भ्रम का मतलब तो समझ गए होंगे कि एक्चुअल में कोई चीज़ है नहीं वहाँ, लेकिन वो दिख रहा है आपको। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रकृति में जितने भी बल हैं उनको 4 में विभाजित किया जाता है। पहला गुरुत्व बल,
दूसरा विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा है प्रबल नाभिकीय बल। ये 4 प्रकार के बल होते हैं। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है? इन चारों बलों के बारे में निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। यहाँ पर सही नहीं दिया हुआ है। प्रकृति में ज्ञात 4 बलों गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल में सबसे कमजोर गुरुत्व बल ही होता है। सबसे कमजोर गुरुत्व बल ही होता है। सबसे कमजोर गुरुत्व होता है। यहाँ पर देखिए, प्रबल नाभिकीय बल को अगर हम 1 देंगे तो विद्युत चुंबकीय बल को 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 है ना। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो -2 में नीचे चला जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ना बेसिक मैथमेटिक्स है। तो उसके बाद से गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल 10 की पावर -40 होता है। अब आप समझ जाइए कितना जीरो बिठाते जाएंगे हम लोग तो उतना होता है ना। तो इसीलिए सबसे कमज़ोर बल इसको माना जाता है, गुरुत्वीय बल को। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, देखिए एप्लीकेशन बेसिक सवाल है अगला फिर से, तो इंद्रधनुष बनता है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? इंद्रधनुष बनने के लिए कौन कौन सी भौतिक घटनाएं जो हैं वो जिम्मेदार होती हैं? परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अपवर्तन तो अभी मैंने आपको समझाया, और परिक्षेपण भी होता है। परिक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डिस्पर्सन। इंद्रधनुष एक प्रकाशीय और वायुमंडलीय परिघटना है जो वर्षा के बूंदों पर सूर्य के प्रकाश पड़ने पर क्रमशः प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परिक्षेपण डिस्पर्सन के द्वारा श्वेत प्रकाश 7 रंग में बट जाते हैं। दरअसल सूर्य के प्रकाश जो है इसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंगों को मिलाने पर हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। जब इसको हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजारने के पश्चात हमें 7 रंग अलग अलग दिख जाते हैं। तो प्रकृति में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन कभी भी ये घटना दोपहर में नहीं हो सकती है। या तो सुबह को घटित होगी या तो शाम को घटित होगी। दोपहर में नहीं घटित होती, क्योंकि दोपहर में सूर्य ठीक ऊपर होता है। या तो दाएं होना चाहिए या बाएं होना चाहिए, तब जाके आपको रेनबो दिख सकता है, बहुत ही सुंदर सा। जब सूर्य की किरणें वर्षा बूंदों पर आपतित होती हैं तो श्वेत प्रकाश की बूंद उत्तल तल से अपवर्तन होकर आंतरिक परावर्तन होता है, और ये जब बूंदें बाहर निकलती हैं तो विक्षेपित हो जाती हैं, और उसी के कारण से इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीनों के तीनों ही भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं इसके लिए। अगला सवाल है जो काफ़ी कठिन सवाल है। निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। हिग्स बोसोन, गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन, ये सब सुना होगा आपने शब्द। इस कण की खोज का क्या महत्व है? कोई खोज होता है तो उसका पूछा जाएगा क्या महत्व है इसका। ये दरअसल में सर्न क्या है? तो ये एक लेबोरेटरी है दुनिया का सबसे बड़ा, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा के पास में स्थित है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रयोग किया गया, आज तक पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रयोग में से एक था। तो उसी प्रयोग के पश्चात ये सारे बैकग्राउंड में सवाल पूछे गए थे। यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। मूल कण यानी कि जिस कण से सब कुछ बना हुआ है उसमें कोई भी परिघटना कैसे घटित होती है, उसको समझने में हमें मदद करेगा। यह निकट भविष्य में हमें 2 बिंदुओं के बीच भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ हस्तांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। इसका उत्तर हो जाए केवल पहला यहाँ पर सही है, दूसरा तीसरा गलत दिया हुआ है। नाभ के विखंडन, ये सब चीज़ें इससे संबंधित नहीं है। हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल, क्या कहा जाता है इसको? गॉड पार्टिकल कहा जाता है। माना जाता है ब्रह्मांड में हर जगह इसकी उपस्थिति है और इसी से सब कुछ बना है। एक मूल कल्प है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। इसके खोज का श्रेय पीटर हिग्स या 6 अन्य वैज्ञानिकों को जाता है। क्वांटम फिजिक्स में मूल कण ऐसे सूक्ष्मतम कण है जिनका विभाजन नहीं हो सकता है, उससे छोटा आप नहीं जा सकते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन्स। हिग्स बोसोन को अन्य कणों में द्रव्यमान और भार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किसी भी चीज़ में द्रव्यमान कैसे बनता है, भार कैसे बनता है, उसके लिए जाना जाता है इसको। यह कण हमें यह समझ में मदद करेगा कि मूल कणों में द्रव्यमान आखिर आया कहाँ से। सर्न अभी मैंने बताया, वहीं पर लार्ज हीलियम कोलाइडर का उपयोग किया गया और वहाँ पर देखा गया टकरा कर कि भाई किस प्रकार से इस कण का जन्म होता है। 2013 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी हिग्स बोसोन से संबंधित क्षेत्र में ही दिया गया था।
इस बार के भौतिकी पुरस्कार के लिए मैंने आपको समझाया था। आई होप आपको याद होगा कि किस फेज़ के किस आविष्कार के लिए मिला है। जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था वो, तो कृपया उसको जा कर के पढ़िएगा। कुछ लोगों का सोचना है कि तेज़ी से बढ़ रही ऊर्जा की ज़रूरतें पूरा करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध व विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है, थोरियम जो है वो यूरेनियम की तुलना में कैसे लाभकारी है, और ये बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया है थोरियम आधारित सवाल हाल फिलहाल में ही, और ये 2012 में यूपीएससी में पूछा गया था। प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम की कहीं अधिक भंडार है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। मतलब 1 किलो यूरेनियम की तुलना में 1 किलो थोरियम ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है क्या, ऐसा लिखा हुआ है। यूरेनियम थोरियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट उत्पादित करता है। यूरेनियम से जो हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है थोरियम की तुलना में, ऐसा तीसरा स्टेटमेंट में कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा तीनों के तीनों, यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीनों सही दिया हुआ है। ओके, और भारत ने थोरियम आधारित जो रिएक्टर है वो बनाया है जिसका उपयोग किया जा रहा है। थोरियम रेडियो सक्रिय एक्टिव नॉइड श्रेणी का प्रथम तत्व है। इसकी खोज 1828 में बर्जीलियस ने की थी। यह प्रकृति में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 3 से 4 गुना अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में थोरियम भारत में सबसे अधिक मात्रा में केरल के समुद्री तट के मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। कितनी बार ये बीपीएससी पीटी में पूछा गया मोनाजाइट बालू के बारे में। इसमें थोरियम की उपस्थिति होती है और ये भारत के पास में केरल के समुद्र तट है, वहाँ पर इसके मात्रा अच्छी खासी है भारत के पास में। ठीक है, तो बाकी तो आपको स्टेटमेंट में पढ़ा ही दिया मैंने। अगला सवाल देखिए क्या है, यदि केशिकत्व कैपिलरीज जिसको कहा जाता है कि परिघटना नहीं होती तो फिर क्या होता। केशिकत्व की परिघटना, केशिकत्व तो जानते हो, जैसे दिया जो जलाते हैं तो दिया में क्या करते, बाती का एक एंड तेल में रहता है और दूसरे एंड तक वो कैसे पहुंच जाता है, तो इसी को कैपिलरीज कहा जाता है, केशिकत्व की प्रक्रिया कही जाती है। केरोसिन दीपों का उपयोग मुश्किल हो जाता, तो सही है भाई ये। उसके अलावा क्या हो जाएगा, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग नहीं। स्ट्रॉ में केशिकत्व तो नहीं होता है, वो तो आप खींचते हैं स्ट्रॉ में ऊपर, स्ट्रॉ आप डालते हैं तो अपने आप कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना आ जाता है ऊपर, उसको तो आप खींचते हैं ना। तो दूसरा गलत हो जाएगा इसका, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा में पढ़ना भी नहीं है। वैसे बड़े पेड़ पौधे जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उग पाते, क्योंकि उनमें भी केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही जल की मात्रा जो है जड़ से सभी जगहों पर ऊपर की ओर चढ़ती है। तो इसीलिए कैपिलरीज उसमें भी पाया जाता है जहाँ पर भी स्वतः कोई भी लिक्विड जो है, स्वतः कोई भी द्रव जो है वो अपने आप ही ऊपर चढ़ती है स्वतः ही, तो वहाँ पर केशिकत्व होगा। अब दिया बाटी ले लीजिए, लालटेन ले लीजिए, कोई भी चीज़ आप ले लेंगे इस तरह का, वहाँ पर केशिकत्व आपको देखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 हो जाएगा। जिसके कारण केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। केशिकत्व द्रव व ठोस माध्यमों के बीच लगने वाला अंतराण्विक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है। किसी द्रव तक द्रव केश नली चढ़ता या उतरता है तो यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, बाकी तो उसके बारे में लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगली बार हो सकता है इसी सवाल पूछे आपसे, कैपिलरीज के अनुप्रयोग से आपसे सवाल पूछ ले। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर से गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशित कण यदि पृथ्वी धरातल पहुंच जाए तो जीव जंतु गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें ये कहा गया है कि कोई विद्युत आवेशित कण यानी कि उस पर पॉजिटिव या कोई निगेटिव चार्ज है, अगर वो पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे तो जीव जंतुओं को, हम आपको, पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वो पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं ये कण, ये पूछा गया है आपसे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखने में सवाल आपको भारी लगेगा, कठिन लगेगा, भाषा कठिन होगा, जैसे पिछली बार भी था बीपीएससी में 4 सवाल से 5 सवाल कठिन बिल्कुल कोर फैक्चुअल पूछे गए थे इसी प्रकार की भाषा में। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये भाषा आसान लगने लग जाएगा। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति इन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्फीयर है जिसको मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। दरअसल में हम पृथ्वी पर जीवन ही इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि ये जो मैग्नेट हैं, ये सारे जो गलत चीज़ें आती हैं पृथ्वी की तरफ में, चार्ज पार्टिकल आना चाहते हैं, उन सबको दूसरे तरफ में मोड़ देते हैं। ये या तो उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ में, और पृथ्वी ऐसे झुका हुआ है तो या तो इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, ये पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। इसीलिए पृथ्वी सुरक्षित रह जाती है, पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा।
अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस दक्षिणी ध्रुव पर होगा और अरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव पर होगा। अरोरा की घटनाएं इसी कारण से होती हैं। जल शुद्धिकरण प्रणाली में पाराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण की क्या भूमिका होती है? आपके घर में भी लगा होगा आरओ, उस आरओ पर, महंगे वाला आरओ पर लिखा रहता है यूवी प्रोटेक्टेड आरओ। तो यूवी का क्या उपयोग है वहाँ पर, यही पूछा गया है। आपके आस पड़ोस में जो चीज़ें आप उपयोग करते हो उसी सवाल पूछता है। कभी सर्च ही नहीं करते हैं यूवी प्रोटेक्टेड आरओ का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करता है या नष्ट कर देता है। केवल पहला सही होगा। यह जल उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को, नहीं, गंध दूर करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। जल उपस्थित ठोस कणों का अवसादन को नहीं, ठोस से भी इसका कोई लेना देना नहीं होता है। जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव जंतु, छोटे बैक्टीरिया होंगे, उनको यूवी खत्म कर देता है। यूवी किरणें सूक्ष्म जीवों के डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सूक्ष्म जीवों के महत्वपूर्ण कोशिका कार्यों को संपन्न करने से रोक देती हैं। यूवी किरणों के प्रयोग से जल को शुद्धिकरण करने के लिए क्लोरीन से अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि क्लोरीन वाले जल जो होते हैं वो विषाक्त हो जाते हैं, साथ में वो आपके लिए गंध भी पैदा करेंगे पानी में, और आपको शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, कपड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, कपड़ों को रंगहीन बना देता है क्लोरीन। इसीलिए समय के साथ क्लोरीन को रिप्लेस करके यूवी किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या है, जो हमारे चारों ओर उपग्रह हैं बहुत सारे, वो घूम रहे हैं, वो पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाते हैं? कभी सोचा नहीं आपने? उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी का जो आकर्षण है ना, पृथ्वी का जो आकर्षण है वो उसको जरूरी त्वरण प्रदान करता है, जिसके कारण से वो चारों तरफ घूमता रहता है, कभी पृथ्वी पर गिरता नहीं है। एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। पृथ्वी के चारों को ओर परिक्रमा करे कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी पर आकर्षण बल, उसकी गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा, केंद्र की तरफ लगने वाला फोर्स जो होता है, इसी त्वरण के कारण कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही उनको अभिकेंद्रीय बल मिलता है, अभिकेंद्रीय बल मिलता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। करे जारे में झील की सतह हिमशिथित हो जाती है, मतलब कि अभी कुछ दिनों पश्चात न्यूज आएगा कि डल झील जम गया, तो ऊपर का भाग जो है वो तो बर्फ बन जाता है। तो इसमें पूछा गया किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था बना रहता है, यह किस कारण से होता है? लेकिन बर्फ के सबसे नीचे वाले भाग में जल मौजूद रहता है, क्यों भाई? वो जल क्यों नहीं जमता? वो जल क्यों नहीं जमता है? इसका उत्तर हो जाएगा जल की सघनता। देखिए क्या हुआ है, जल की सघनता 4 डिग्री सी पर अधिकतम होती है, इसीलिए यहाँ पर जल जो है वो जम नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर सघनता उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती, बर्फ उसके ऊपर तैरने लग जाता है। और सामान्य तौर पर क्या होता है, तापमान जो है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठंडे प्रदेश में करे जारे में झील की सतह का पानी तो जम जाता है किंतु नीचे का पानी नहीं जम पाता है। सामान्य अवस्था में ऊष्मा का प्रसार ऊपर से नीचे की ओर होता है। नीचे के जल का तापमान 4 डिग्री सी तक ही रहता है, इस तापमान पर जल की सघनता अधिकतम हो जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि एक नाभिकीय रिएक्टर भारी जल का क्या कार्य होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। एक चीज़ और था, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रह गया था। सतह का जल का तापमान 4 डिग्री सी से कम होने पर या कम घनत्व के कारण नीचे नहीं जाता है और नीचे के जल का ताप 4 डिग्री सी पर बना रहता है। चूँकि बर्फ ऊष्मा कुचालक होती है, इसलिए वह बाह्य वातावरण व आंतरिक जल के बीच संपर्क को अवरुद्ध कर देती है। परिणाम स्वरूप झील के तल में जो है जल वो द्रव अवस्था में बना रहता है और ऊपर का तापमान नीचे नहीं जा पाता है, और नीचे का जो तापमान है वो बिल्कुल समरूप बना रहता है, वहाँ पर पानी नहीं जमता है। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का उपयोग होता है, जिसको D2O कहा जाता है, D2O कहा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? रेडियो संचार का जो होता है वो आयन मंडल के माध्यम से होता है, पूछा गया है क्यों? ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंग, ओजोन आयन मंडल में होता ही नहीं है, गलत हो गया। रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। ओजोन परत आयन मंडल में नहीं बल्कि समताप मंडल में अवस्थित होती है, इसलिए पहला यहाँ पर गलत है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर आवर्तित करते हैं, संचार व्यवस्था को संभव बनाते हैं। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होना रेडियो संचार को सुसाध्य बनाने का कारण नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दूसरा भी गलत दिया हुआ है। 39 मिनट का वीडियो हो गया है, इसके आगे का सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया होगा।
विज्ञान के क्वेश्चन हैं तो थोड़ा तो एक्सरसाइज दिमाग का होगा ही, आपका रटना पड़ेगा ही, दिक्कत होगी ही अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा तो। साइंस बैकग्राउंड होगा तो भी दिक्कत होगी कई सारे सवालों में, इसका कोई लेना देना खास होता नहीं है। लेकिन पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं एग्ज़ाम से पहले और भी कई सारे साइंस के वीडियो लाऊंगा, हल्के वाले सवाल भी लाऊंगा, घटना चक्र के भी कुछ मैं MCQ करवा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।